दुनिया के सभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी अगर कंसिडर करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भारत में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? एलिफेंट कॉरिडोर्स आपको कर्नाटक और आसाम में बहुत बड़ी संख्या में दिखाई देंगे। जंगल में ये कॉरिडोर्स ही हाथियों की लाइफलाइन है और अगर किसी ने इन कॉरिडोर्स में घुसने की कोशिश की तो फिर उसके लिए संघर्ष तय है। अगर किसी मेल हाथी ने क्लैन के फीमेल लीडर की बात नहीं मानी तो उसे अपने सोसाइटी से निकाला जाता है। इस तरह की सिनारियों में निकाले गए हाथी को लादेन या फिर लोनार बुल कहा जाता है। तो इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है बल्कि कई फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कारण है इमेजिन करो रात में नींद लेते वक्त आपको हर दिन ये डर लगा रहे कि कहीं से कोई तेंदुआ आकर आपकी जान ना ले ले, कहीं से कोई जंगली हाथी आपके घर में ना घुस जाए या फिर कोई चालाक लोमड़ी आपके घर में घुस के आपके बच्चों को ना लेके जाए। दोस्तों ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है बल्कि सच्चाई है भारत के कई गांवों की। जैसा कि आप इस नक्शे में देख सकते हो, यह है हमारा भारत, जिसमें गुजरात के डिस्ट्रिक्ट अमरेली में एक छोटा गांव है जापोदर। वहां के एक किसान भारत भाई बरैया ने अपने छोटे बच्चों के लिए एक 8 बाय 6 फीट का लोहे का पिंजरा तैयार किया है, जिसमें हर दिन रात को वो अपने बच्चों को सुलाते हैं। पिंजरे में कैद बच्चे और उनके पिताजी भारत भाई की रियल फोटो आप साइड में देख सकते हो। लेकिन कोई पिता अपने बच्चों को आखिर किसी पिंजरे में क्यों कैद करेगा? तो दोस्तों इसके पीछे एक ही वजह है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। नागराज तमिलनाडु के एक किसान हैं जिन पर खेत में जाते वक्त हाथियों ने अटैक किया, जिसकी वजह से उनका एक पैर फ्रैक्चर हुआ और उन्हें लगभग 2.5 साल का समय लगा रिकवर होने के लिए। इसके अलावा ट्रीटमेंट के 25 लाख और हाथियों ने जो केले की फसल बर्बाद की वो नुकसान अलग से झेलना पड़ा। हालांकि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में नागराज की तो जान बच गई, लेकिन सभी लोग इतने खुशनसीब नहीं होते जिनकी इस तरह के जंगली जानवरों के अटैक में जान बच जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग भारत में ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए, जिसमें सिर्फ पिछले 5 सालों में 2800 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 12 ऐसी प्राणी प्रजातियां हैं जिनकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जिसमें एलिफेंट, टाइगर, तेंदुआ और भालू की वजह से सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखे गए। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में ना ही सिर्फ इंसानों की जान जाती है बल्कि जानवरों को भी अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। एक समय था जब हम इंसान प्रकृति के साथ एक संगत होकर चलते थे, तो आखिर वो उस समय का पीसफुल कोएग्जिस्टेंस आज वॉर में क्यों बदला? आखिर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होने के पीछे मेन वजह क्या है? क्यों सैकड़ों की संख्या में हाथियों के झुंड इंसानी बस्तियों में घुसते चले आते हैं? क्यों खुद की जान बचाने के लिए लोगों को शेरों से भिड़ना पड़ रहा है? क्या इन्हें रोका जा सकता है या फिर भविष्य में ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे? नमस्कार, मैं मोहित और आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हजारों साल पहले जब इंसान गुफाओं में रहा करते थे, तब वो अपने जीवन में किए गए अनुभवों को गुफाओं के दीवारों पर निकालते थे, जिन पेंटिंग्स के आज भी आपको भारत में कई उदाहरण नजर आएंगे, जैसे मध्य प्रदेश की भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स, तमिलनाडु के कुमतिपति रॉक आर्ट्स, केरला की इदक्कल गुफाएं, छत्तीसगढ़ की जोगीमारा गुफाएं, कर्नाटक के कुबगल रॉक आर्ट्स या फिर महाराष्ट्र के रत्नागिरी की ह्यूमन वाइल्ड लाइफ पेंटिंग्स। दोस्तों इन सभी रॉक पेंटिंग्स में अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपने कल्चर को हाईलाइट किया गया है, लेकिन इन सभी पेंटिंग्स में एक चीज कॉमन है, इन सब में मनुष्य और प्राणी के बीच कोएग्जिस्टेंस को बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है। हजारों सालों से इंसान जानवरों के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। पहले इंसान शिकार जरूर करते थे, लेकिन खुद का पेट भरने के लिए, और जानवरों का भी खुद का अपना प्रदेश फिक्स था। आज इंसान दिन ब दिन जंगलों में अतिक्रमण करता जा रहा है, इसलिए जानवर भी इंसानी बस्तियों में घुसते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस तरह के ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट सदियों से पूरी दुनिया में चलते आ रहे हैं। प्रोमिनेंटली अगर कहा जाए तो अफ्रीकन रीजन में एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड जैसे रीजन में क्रोकोडाइल अटैक्स, अलास्का, कनाडा, जापान और रशियन रीजन में बियर अटैक्स, यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन रीजन में वुल्फ अटैक, और विशेषता से तंजानिया और केनिया में लायन और इंसानों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ी मात्रा में देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात समझने वाली ये है कि दुनिया के सभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी अगर कंसिडर करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भारत में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है?
पूरी दुनिया की 18% आबादी और 8% जैव विविधता भारत में मौजूद है और भारत का टोटल लैंड एरिया है पूरी दुनिया का सिर्फ 2.4%। यानी नेचुरली भारत में जंगली जानवरों और इंसानों के लिए बहुत कम एरिया बचता है अलग अलग रहने के लिए। भारत में 60% एशियाई वाइल्ड एलिफेंट्स और दुनिया के 70% वाइल्ड टाइगर्स मौजूद है और बिलीव मी, इन्हें पीसफुली रहने के लिए एक बहुत बड़ा घना जंगल चाहिए जो साल दर साल भारत में घटता चला जा रहा है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का परसेंट भी हर आने वाले साल में बढ़ता चला जा रहा है। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के 2022-23 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत में हाथियों और इंसानों के बीच हुए संघर्ष में हर साल ऑन एन एवरेज 500 इंसान अपनी जान गंवाते हैं और 100 से ज्यादा हाथी भी मारे जाते हैं। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भारत में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नेशन वाइड एलिफेंट सेंसस पब्लिश किया था। उस सेंसस के हिसाब से भारत के 23 राज्यों में टोटल 27,312 हाथी मौजूद है, जिसमें से सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक में है जो कि 6,300 के आसपास है और दूसरा नंबर लगता है आसाम का, जहां पे 5,800 हाथी मौजूद है। जंगल का जो भी हिस्सा हाथियों के झुंड को खाना, पानी और सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है, उस एरिया को एलिफेंट कॉरिडोर्स कहा जाता है। इस तरह के एलिफेंट कॉरिडोर्स आपको कर्नाटक और आसाम में बहुत बड़ी संख्या में दिखाई देंगे। जंगल में ये कॉरिडोर्स ही हाथियों की लाइफलाइन है और अगर किसी ने इन कॉरिडोर्स में घुसने की कोशिश की तो फिर उसके लिए संघर्ष तय है। जीत मुंडा आसाम का एक मजदूर अपना रोज का काम करने के लिए जंगल गया हुआ था, तभी उस पर हाथी अचानक से अटैक कर देता है। आ गया, हम खबर नहीं मिला है हमको, तो वहाँ आकर के सामने बीच में खड़ा हुआ है, तो हम उसको देखा ही नहीं है कि हम पत्ती तोड़ने लगा है। जिस हाथी ने जीत मुंडा पर अटैक किया था वो एक मेल हाथी था, तभी वहां पे एक फीमेल हाथी आकर उसे बचाती है। दोस्तों, जिस तरह से हम इंसान एक सोशल स्ट्रक्चर में रहते हैं, उसी तरह से हाथी भी अपनी खुद की सोसाइटी में रहते हैं, जिसे मैट्रियार्कल फैमिली यूनिट कहा जाता है, जिसमें ओल्डेस्ट फीमेल हाथी ही उस क्लैन की लीडर होती है। उस क्लैन के सभी डिसीजन वही एक हाथी लेता है। हर एक क्लैन में 2 से 40 मेंबर होते हैं, जिसमें ज्यादातर फीमेल हाथी ही रहते हैं, क्योंकि मेल एलिफेंट्स को 10 से 15 साल के होने के बाद अपना क्लैन छोड़ना पड़ता है। अगर किसी मेल हाथी ने क्लैन के फीमेल लीडर की बात नहीं मानी तो उसे अपने सोसाइटी से निकाला जाता है। इस तरह की सिनारियों में निकाले गए हाथी को लादेन या फिर लोनार बुल कहा जाता है। And because they are avoided, they are so the particular elephants, 1 or 2 maybe, they are very depressed, they are very angry, they are very agitated, and they charge anybody at a slighted provocation and kill them. So these are the loners. We call them loners because they travel loners. They don't have society. इसके अलावा भारत में जितने भी ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, उतने इस दुनिया में किसी भी देश में नहीं हुए। 2022 को स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट पब्लिश किया गया था। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में नियर अबाउट 14,000 तेंदुए मौजूद है, जिसमें से लगभग 65% लेपर्ड पॉपुलेशन हिमालयन आउटर रेंजेस और शिवलिक पर्वतों के पास मौजूद है। राज्य के हिसाब से अगर रैंकिंग की जाए तो मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लेपर्ड महाराष्ट्र और बाद में कर्नाटक और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इसलिए इन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने मिलते हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो, मुंबई के पास यह है संजय गांधी नेशनल पार्क एरिया, जो लगभग 20 लाख लोगों के घने आबादी के बीचों बीच बसा हुआ है। इस 87 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आज की तारीख में 54 लेपर्ड्स मौजूद है। 2002 से लेकर 2004 तक इस एरिया का नाम पूरे भारत में सुर्खियों में था, क्योंकि यहाँ पे हर साल लेपर्ड अटैक में 15 से 20 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। और दोस्तों, भारत में लेपर्ड अटैक का ये सिर्फ एक हॉटस्पॉट नहीं है। उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल, महाराष्ट्र का जुन्नर, यूपी का बिजनौर और लखीमपुर खेरी, राजस्थान का उदयपुर, हिमाचल का बिलासपुर, मंडी और शिमला और वेस्ट बंगाल का जलपाईगुड़ी, ऐसे कई हॉटस्पॉट आपको भारत में नजर आएंगे जहां पे लेपर्ड अटैक्स को रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लेपर्ड अटैक की वजह से एनुअली 100 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। टाइगर और भालू के अटैक के बारे में अगर बात की जाए तो वो सिचुएशन भी कुछ अलग नहीं है। भारत के सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट में टाइगर अटैक्स और हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र में काला भालू के साथ संघर्ष बहुत ही कॉमन है। तो दोस्तों, अब तक के इस पूरे वीडियो में हमने जितने भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस किए हैं, उन सबको समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल मन में ये उठता है कि आखिर इन सब संघर्षों के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, बल्कि कई फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कारण है वनों की कटाई। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हो, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग भारत में 2021 से लेकर 2023 तक 1289 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट रिकवर बढ़ा है, जिसकी वजह से ओवरऑल भारत
भारत का फॉरेस्ट कवर अभी 21.76% हो चुका है, लेकिन इसी दौरान हमने 3656 स्क्वायर किलोमीटर के घने जंगलों को खोया है, जो भारत के जंगलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। भारत के मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख और नागालैंड, इन 4 राज्यों में बहुत बड़ी मात्रा में वनों की कटाई देखी गई, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पर दिखता है। दोस्तों, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में दूसरा सबसे बड़ा कारण है अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पिछले 10 सालों का डेटा अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 1611 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया क्लियर किया गया, जिसे इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में भी क्लियरली मेंशन किया गया है। अभी हाल ही का एग्जांपल अगर हम देखें तो आपको शायद पता होगा, तेलंगाना गवर्नमेंट ने कंचा गच्चीबौली फॉरेस्ट का लगभग 400 एकड़ डेंस फॉरेस्ट एरिया आईटी पार्क डेवलपमेंट के लिए ऑक्शन किया था, लेकिन सिर्फ देश में हुए प्रोटेस्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसे जुडिशियल प्रोटेक्शन में रखा है। दोस्तों, इन कारणों के अलावा एग्रीकल्चर एक्सपांशन, क्लाइमेट चेंज, टूरिज्म, माइनिंग, करंट पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी बहुत बड़े फैक्टर्स है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे। अब तक के डिस्कशन में हमने अलग अलग तरह के ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स को जाना और साथ ही साथ ये संघर्ष आखिर क्यों इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कारणों को भी समझने की कोशिश की। तो दोस्तों, सिर्फ एक आखिरी सवाल इस डिस्कशन में बचता है, इस तरह के संघर्ष को पूरी तरह रोकने के लिए आखिर हम इंसान कौन से स्टेप्स ले सकते हैं ताकि हम भविष्य में इंसानों की जान बचा पाए और साथ ही साथ हम जानवरों को भी प्रोटेक्ट कर पाए। भारत में सबसे ज्यादा इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष को देखा गया है, लेकिन हमारा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि हमें हाथियों के बिहेवियर के बारे में और वो इंसानी बस्तियों में क्यों घुसपैठ करते हैं इसके बारे में पूरी तरह पता है, और इसी चीज का फायदा उठाकर हम इन संघर्ष को रोक सकते हैं। आसाम में कुछ स्वयंसेवक समूहों ने वहां के स्थानिक किसानों को यह समझाया कि अगर वो उनकी मुख्य फसलों से दूर और इंसानी आबादी के भी इर्द गिर्द 200 बीघा जमीन में अगर धान या फिर कुछ हाथी के खाने लायक अनाज को लगा दे तो उनकी मुख्य फसल और गांव दोनों हाथियों के अटैक से बच सकते हैं। और दोस्तों, इंटरेस्टिंगली आसाम में इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने मिला। इसी प्रैक्टिस की वजह से आसाम में 2020 में लगभग 500 गांव बचे और 40,000 बीघा इलाके की फसलें भी बची रही। कुछ सालों पहले तमिलनाडु के अन्नमलाई टाइगर रिजर्व एरिया में इसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। 2002 की बात है जब नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, तमिलनाडु का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वहां के कुछ एनजीओ के साथ मिलकर वल्पराई वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन मॉडल की स्थापना करते हैं। इस मॉडल में टोटल 4 कंपोनेंट है, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट है अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसमें उस एरिया के सभी गांव वालों को एसएमएस या फिर वॉइस कॉल के जरिए रियल टाइम अलर्ट भेजा जाता है। इसी के साथ वहां के लोकल लैंग्वेज में रास्ते पर डिजिटल बोर्ड्स इंस्टॉल किए गए हैं और साथ में एलिफेंट कॉरिडोर्स में एलईडी फ्लैशलाइट्स और सायरन तक इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और रैपिड रिस्पांस के लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई है, जिनके जरिए 24/7 जीपीएस के जरिए लाइव ट्रैकिंग की जाती है। इसी के साथ इस मॉडल में कम्युनिटी एंगेजमेंट, मास अवेयरनेस, इंफ्रा मैनेजमेंट जैसे कई टूल्स है, जिनके जरिए ये मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल है। दोस्तों, हम इसी मॉडल को एज इट इज पूरे देश में लागू कर सकते हैं। भारत के लोगों में हमेशा से जानवरों के साथ मिलजुल के रहने की भावना रही है। हम हमेशा से प्रकृति का आदर करते आए हैं, जो हमारे संस्कृति में आज भी हमें नजर आता है। दोस्तों, अगर हम जंगलों के संसाधनों का आदर करें और उनका दुरुपयोग ना करें तो जानवर भी कभी उनका घर छोड़कर नहीं आएंगे। जंगल ही उनका घर है। वो सिर्फ भोजन और पानी की खोज में जंगल से बाहर आते हैं। आज कई ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें भी इनके प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। हमें नैसर्गिक संसाधनों के उपयोग के बारे में और ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, तभी भविष्य में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स रोके जा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम यही रुकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत में मौजूद इलीगल माइग्रेंट्स के इंटरेस्टिंग कहानी जानने के लिए आप साइड में दिए गए वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।